हेलो बच्चों, सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और जो भी जिस गोल के लिए आप अपनी मेहनत कर रहे हैं उसको और अच्छे से आप कर रहे होंगे। सो आज डिस्कस करते हैं हम लोग कि गेट 25 के रिगार्डिंग एक अगर स्ट्रेटजी प्लान कर रहे हैं, पर्टिकुलरली अबाउट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा इनपुट होता है कि लास्ट 10 ईयर का पेपर एनालिसिस कैसा था। तो उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि 10 ईयर का अगर पेपर एनालिसिस मैं किया हूँ आप लोगों के लिए तो उसमें मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए फॉर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन। ध्यान दीजिएगा, कुछ बातें मैं स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही आपको एकदम एक बार फिर से बोल दूं कि जब मैं यहाँ पे बात करूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की या इंपॉर्टेंट पार्ट्स या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो इसका ये मतलब बिल्कुल मत निकालना कि सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के जाना है। छोड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस जो है आज के टाइम में जो गेट आपको सवाल पूछता है वो हर पार्ट से पूछ सकता है। कोई एक फिक्स सेट रखा नहीं है, वो कोई भी एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ सकता है और वो बिल्कुल उसको आज़ादी भी है उसके पूछने की। सो इन दैट केस कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं है। जब मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो रिमेनिंग पार्ट बच गए हैं उसको आपको कवर नहीं करना है, कवर सारा करना है। बट जिन पार्ट को मैं इंपॉर्टेंस बताऊंगा, जिन पार्ट पे मैं ज़्यादा फोकस करूंगा, उससे समझना है कि उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, उसका रिविजन ज़्यादा करना है, ये आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक जनरल डिस्कशन। अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले जो बात आप लोग को जरूरत होती है कि सर वेटेज वाइज कितना है। तो अगर मैं गेट की पर्टिकुलरली बात करूं तो जो आपका वेटेज है वो 10 प्लस माइनस 2 मार्क है। तो आप समझ सकते हैं एक डिसेंट वेटेज है इसका। जनरली या तो 12 मार्क, कई बार 13 मार्क का भी देखा गया है। सो 12 मार्क या फिर 8 मार्क। 8 मार्क से कम नहीं देखा मैंने और 12 मार्क से ज्यादा मैंने देखा है। 13 मार्क आपको लास्ट 2-3 सालों में 13 मार्क के क्वेश्चंस भी आए हैं। तो पहली बात तो आपकी ये हो गई कि ये जो है आपका वेटेज के अकॉर्डिंग आपका बहुत बड़ा वेटेज है। अगर आप गेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सब्जेक्ट खुद आपको एक अकेला सब्जेक्ट आपको 10 से 12 मार्क्स दे रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक वैसा सब्जेक्ट है बच्चा जिसमें आप अगर अच्छे से क्लास किए हो, अच्छे से आपने पूरी सारी चीज समझी है, तो ये 13 के 13 मार्क्स या 12 के 12 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, इजीली आप स्कोर कर सकते हो अगर आप रेगुलर क्लास और रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो। बट इसमें अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करें या कुछ चैप्टर जिससे कम क्वेश्चंस आए हैं उनके बारे में बात करें, तो यू विल फाइंड कि चैप्टर्स लाइक वाटर डिमांड एंड सोर्स, इवन दो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपका बेसिक्स बनाता है, जो आपके फंडामेंटल सेट्स करता है इन्वायरमेंट का, बट इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको बहुत कम पूछे गए हैं। तो मैं इसको क्रॉस में साइन देता हूं, ठीक है। और जो चैप्टर्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं अगर मैं उनको अंडरलाइन पहले कर लूं आपके लिए, तो क्वालिटी ऑफ वाटर से आपको खूब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देन वाटर ट्रीटमेंट वाले पार्ट से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस खूब सारे हैं। देन अगर हम बात करें आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर से आपके क्वेश्चंस जो हैं वो खूब सारे आपको देखने को मिलेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट से आपको खूब सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन एयर पोल्यूशन, ये जो आपका एयर पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है, ये मतलब एक बहुत ही प्राइम आपका टॉपिक है, प्राइम चैप्टर है जिससे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो मतलब अगर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो होते हैं ना, जहां बल्क में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो ये सारे चैप्टर्स हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर ट्रीटमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट, देन एयर पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यहां से आपको बल्क में क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेंगे। बट कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे आपको क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए हैं। मतलब अगर मैं बात करूं उसके इंपॉर्टेंस के रिगार्डिंग बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए हैं। जैसे स्लज डाइजेशन जो है आपका चैप्टर, ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे कम आए हैं, बट यहां से क्वेश्चंस आने के स्कोप बहुत ज्यादा है। डिस्पोजल ऑफ सीवेज इफ्लुएंट भी आपका वैसा ही चैप्टर है जिससे आपको नंबर ऑफ आने के क्वेश्चन आने के स्कोप बहुत ज्यादा है। देन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वाला पार्ट है, वहां से आपको भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कम आए हैं, तो वहां से भी आपको आने के मतलब स्कोप जो है आपका बहुत ज्यादा है। तो आपने एक वैरायटी समझ ली। अगर हम जो बात कर रहे थे कुछ ऐसे चैप्टर्स जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं, रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, बट बहुत आप देखते हो कि बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, जैसे वाटर डिमांड एंड रिसोर्सेज, इससे 20 साल से क्वेश्चन नहीं आए बच्चा, तो अभी भी आपको आने के कम ही चांसेस दिखेंगे। ठीक है,
नहीं, अगर बात करूं फिर मैं आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग वाला पार्ट, इससे अभी भी आपको क्वेश्चंस कम आए हैं और आगे भी आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस वो कम ही आते हुए दिखेंगे। रीजन बीइंग क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंस इसमें आपके नहीं है और जो क्वेश्चंस हैं आपको वो बहुत ही सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं जो ईएससी मेन स्टेप के जगह पूछा जा सकता है, गेट में वहां से क्वेश्चंस कम बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और ये वाला पार्ट है, इसमें जो मिसलेनियस ट्रीटमेंट वाला पार्ट है, ये मैं बोलूंगा इससे क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा आने के स्कोप हैं। ठीक है, फिर एक जिसको मैं बिल्कुल कट ही कर रहा हूं, दैट इज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन अब आपके सिलेबस में नहीं रहा है गेट के, तो गेट में आपको नॉइज पोल्यूशन वाला क्वेश्चन नहीं दिखेगा, बट गेट के अलावा जो भी वेरियस एग्जाम्स हैं उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को खूब मिलेंगे। तो एक चैप्टर वाइज एनालिसिस मैंने आपको कर दी कि किस चैप्टर पे आपको ज्यादा मेहनत करना है, किस चैप्टर पे आपको कम मेहनत करना है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ चैप्टर है जिन पे आपको बहुत कम मेहनत करना है, जैसे वाटर डिमांड एंड सोर्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इन चैप्टर्स पे, और नॉइज पोल्यूशन को तो आपने बिल्कुल कट कर दिया है। ध्यान दीजिएगा, पढ़ना सारा चैप्टर है आपको, मैं फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूं, पढ़ना आपको सारा चैप्टर है। तो ये एक आपको एनालिसिस है जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग, अगर मैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बात करता हूं। अब देखो, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में दूसरा हमको एक बहुत बड़ा पॉइंट कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 4-5 चीजें अगर आप प्रॉपरली कर पा रहे हो, दैट इज वेरी 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 आई विल से सफिशिएंट टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन अ गेट एग्जाम। क्या क्या चीजें? आपका सबसे पहले क्लास नोट्स रेडी हो, वो तो आप क्लास में ही बना लेते हैं। देन साथ में आपका क्लास नोट्स के साथ एंड शॉर्ट नोट्स, ये आपका रेडी हो। दूसरी बातें अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको जो डीपीपीज प्रोवाइड किए जाते हैं, डेली प्रैक्टिस सेशंस, देन आपके पास जो वीकली टेस्ट होते हैं, ठीक है, इसके अलावा आप गेट और ईएससी का जो पीवाईक्यू है, इन तीनों पार्ट को अगर आपने कवर अप किया है, इन तीनों पार्ट को आपने कवर अप किया है, एंड क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स, और इसी में मैं एक लिख रहा हूं क्लास न्यूमेरिकल्स या क्लासरूम क्वेश्चंस, बिकॉज क्लासरूम क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये पार्ट बस आपको करना है, इतना ही पार्ट आपको करना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स और आपका क्लासरूम क्वेश्चंस अच्छे से कर लीजिए, डीपीपी वीकली टेस्ट आप लोग अच्छे से कर लीजिए, और गेट एंड ईएससी पीवाईक्यूज आप लोग अच्छे से कर लीजिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। बाकी आप रिमेनिंग टेस्ट सीरीज तो लगाइएगा ही प्रैक्टिस के लिए। तो इतनी ही बातें अगर आप करते हैं, तो अगर मैं 10 ईयर एनालिसिस के हिसाब से बात करूं, 10 ईयर एनालिसिस की मतलब 10 ईयर की जो एनालिसिस उसके हिसाब से बात करूं, तो क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा अलग नहीं आए हैं, आपको यहीं से आए हैं और आप आसानी से बना पाएंगे। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जिसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है। अभी जो लास्ट 2-3 सालों से मैंने ये ट्रेंड देखा है, जब से आपको गेट इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग का जो ब्रांच है वो आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, मतलब जो पेपर आपका इंट्रोड्यूस हुआ है, तब से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग वाला पार्ट जो है सिलेबस से, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मास्टर्स का सिलेबस हुआ करता था इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, जिसमें एयर पोल्यूशन के हम डिस्पर्सन मॉडलिंग के बारे में भी बात करते थे, या फिर एयर पोल्यूशन में हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करते थे, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में थोड़ा डिटेल में बात करते थे। तो इन सारी चीज़ों पर अब आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा होने लगा है। दैट मीन्स वो अब एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछने लगे हैं, एंड फॉर दैट अगेन मैं बोलूँगा कि आप एक कोई रेगुलर बुक जो होता है, चाहे वो एसके गर्ग हो या कोई गर्ग, उसको आप फॉलो कीजिए क्लास नोट्स के अलावा। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बोलूंगा, इस टाइप की जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप क्लास नोट्स प्लस थोड़ा सा बुक वाले पार्ट को एक बार देख सकते हैं, बट उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको पढ़ा हुआ है। और वो जो एक एनालिटिकल क्वेश्चंस, या मैं बोलूंगा थोड़ा डीपर एरिया से क्वेश्चंस आपका आएगा,
वो एक ही क्वेश्चंस में देख रहा हूँ लास्ट 2-3 सालों से, वो मास्टर्स के सिलेबस को थोड़ा टच करता हुआ रहता है। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं होना है और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अलग से मेहनत भी नहीं करनी है। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चेंज जो मैं लास्ट 3 साल से नोटिस कर रहा हूँ, तो मैं आपके इन्फॉर्म कर रहा हूँ। तो ये एक चेंज है जो आप लोग के लिए है। बाकी सारी चीज़ें हम लोग क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कशन करते हैं, और इन सारी चीज़ों को ही आप अगर ध्यान रखते हैं तो आप इजीली ये 10 से 12 मार्क्स जो है आपका इजीली आप स्कोर कर लेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में। ये मेरी लास्ट 10 ईयर की एनालिसिस का एक आउटपुट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई होप ये आपको आउटपुट सही लगा हो। अगर आप ऐसे ही आउटपुट अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है या कुछ इस वाले पार्ट में, इस एनालिसिस वाले पार्ट में कुछ अपना भी आप फीडबैक या कुछ बताना चाहते हैं, so definitely you all can connect me on my official telegram group, that is मृगांक सर PW। ये मेरा टेलीग्राम ऑफ चैनल है। Here you can ask any other queries if you have related to this session. So I hope this point is clear to all of you. With that, thank you so much. We'll meet again for the next session. तब तक के लिए मस्त रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।